राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार अभिमान त्याग कर तुरंत किसानों की मांगों को स्वीकार करे और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल न करे। सरकार में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसे प्रजातंत्र में लोगों ने ही सौंपी है। प्रजातंत्र में जनभावना का सम्मान करना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों के रवैये ने आज जनता को बुरी तरह परेशान कर दिया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार जितना जल्दी हो किसानों की मांगों को मान ले उतना ही अच्छा है। जिद पर अड़कर प्रदेश को अराजकता की तरफ न धकेले। उन्होंने किसानों से भी अनुरोध किया कि वे अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ चलाएं, जैसा पिछले 1.5 महीने से चला रहे हैं। प्रजातंत्र में शांति व अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा आज खरखौदा के बरौना मार्ग स्थित बाबा भोलेदास अखाड़े का उद्घाटन करने पहुंचे थे और साथ ही जोगेंद्र पहलवान अखाड़े में बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती टूर्नामेंट में पहुंचे थे। इस दौरान यहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा कुश्ती हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार के समय में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पद, पैसा और प्रतिष्ठा दी गई, जबकि हमारा खिलाड़ी कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट जीत कर आता था तो कांग्रेस सरकार पद के साथ साथ भरपूर पैसा और लाखों की हाजिरी में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करती थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रदेश में ऐसी सरकार बनी है जो खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान की तरफ तो असंवेदनशील है। उसने पदक लाओ पद पाओ जैसे खिलाड़ियों के हित की योजनाओं को भी बंद कर दिया है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके रोजगार को छीनने में लगी है। मौजूदा सरकार में कच्चे ही नहीं पक्के कर्मचारियों को भी नौकरी से हटाया जा रहा है। पिछले दिनों पीटीआई ड्राइंग टीचर व ग्रुप डी के स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती 1518 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार का काम नौकरी देना होता है, नौकरी छीनना नहीं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि हाल ही में CMII यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में बेरोजगारी फिर से टॉप नंबर पर है। दिसंबर महीने की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर 32.5% है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि प्रदेश में हर 3 में से 1 हरियाणवी बेरोजगार है। यह पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से करीब 4 गुना ज़्यादा है। मौजूदा सरकार ने हरियाणा को अपराध, दंगे, नशे और बेरोजगारी में टॉप पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए खेल नीति बनाकर हरियाणा को खिलाड़ियों की खान बना दिया था। इस अनूठी खेल नीति के तहत उन्होंने गांव-गांव में खेल स्टेडियम तैयार कराए, खिलाड़ियों की सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम ये रहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने कांग्रेस सरकार के दौरान पदकों से देश की झोली को भर दिया था। इसका श्रेय हमारे खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत, लगन के साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की खेल नीति को जाता है। हुड्डा सरकार के समय पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत लगभग 79 DSP और करीब 500 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीधे भर्ती किए गए थे। इस अवसर पर विधायक जयवीर वाल्मीकि, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दहिया, ललित पवार, बाबा भोलेदास, मनोज रिडाऊ, अशोक सरोहा, जोगेंद्र दहिया, रमेश चेयरमैन, विजेंद्र रातिल, सतीश कौशिक, गुलशन सैदपुर, सुरेश जोगी, धर्मपाल बिदलान, शमशेर सिलाना, ईश्वर दहिया, सुनील पीपली, सतीश सैदपुर, राजबीर मलिक, सतीश चेयरमैन, कुलबीर सरोहा, अमन दहिया, सुमित दहिया, अजीत सैनी, जोगेंद्र पहलवान, अश्विनी पहलवान, हरिओम शर्मा, अशोक कौशिक, सत्यदेव शर्मा, पुनीत राणा, सुदामा राठधना, योगेश दहिया, कुलदीप पहलवान, विक्की सिसाना, राज सिंह खांडा, सुषमा पार्षद, राजबीर चेयरमैन, पंकज कतलुपुर, साहिल नरवाल, राज सिंह पहलवान, अनूप पहलवान, राजकुमार पहलवान, धर्मेंद्र मलिक, हरिप्रकाश मंडल, राकेश दहिया, सुनील कटारिया, मुकेश बागड़ी, मीना धड़कर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। SS शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को जिद के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। जब पिछले कई दिनों से किसान
ये कह रहे थे कि भाई ये कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। तो यहाँ तक कि जब रिपोर्ट भी प्रशासन की गई थी कि भाई यहाँ पे अभी कार्यक्रम के का माहौल नहीं है, तो ऐसी इन परिस्थितियों में सरकार को टकराव के रास्ते को बढ़ाने की बजाय उसके मूल जो प्रश्न है उसमें जाना चाहिए था। किसानों को, जो अब किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन मांगों के विषय को उस बात का समाधान देने की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। अपनी जिद और टकराव का रास्ता मैं समझता हूँ अभी किसानों के साथ ये रास्ता ठीक नहीं है। आपने देखा कितने लंबे समय से हजारों लाखों की तादाद में पूरे देश का किसान अलग अलग जगह धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेके, इन 3 बिलों की वापसी की मांग को लेके बैठा है। और ये केवल हरियाणा या पंजाब का ही किसान नहीं, इवन राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग प्रदेशों से जो सारी जो खबर आ रही है, तो पूरे देश के किसान की भावना जुड़ी है इस मुद्दे को। तो सरकार को चाहिए कि अपनी जिद को त्यागते हुए, राजहट को त्यागते हुए, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार अपनी जिद को त्यागते हुए, राजहट को त्यागते हुए किसानों की बातों को माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटी नहीं होती। ये किसी का हार जीत का विषय ना बनाया जाए, या किसी की अहम या ईगो का इशू ना बनाया जाए। सरकार किसानों को विश्वास में लेकर और विलम्ब ना करे, क्योंकि ये जो इतनी लंबी लंबी तारीख भी सरकार दे रही है और साथ में कहती है कि हम ये तो करें, वापस तो लेंगे नहीं, और लंबी तारीख, तो वो तो बातचीत नहीं, कहीं ना कहीं वो तो और भी ज़्यादा किसान को अपमानित करने वाली बात है। देखिए, ये जो है ये जिन्होंने भी कहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी कहा होगा, जेजेपी के ने भी एक लीडर ने कहा है, ये तो जो है कानूनी तौर से, या जो हमारी जो व्यवस्था है संवैधानिक, किसी भी कानून को निरस्त किया जा सकता है। किसी भी कानून को अपनी जो संसद है, और करती भी आई है, उसमें बदलाव भी आ सकता है व्यापक, उसको निरस्त भी किया जा सकता है। ये तो पावर लेजिस्लेचर के पास है। यहाँ तक कि अगर गलत कानून बना होगा, कोई संवैधानिक रूप से गलत हो, कोई संविधान का कोई प्रॉब्लम हो, तो कोर्ट भी निरस्त कर सकता है। मगर जो है ये जो कानून है, इसका विषय संविधानिक नहीं है। इसका विषय ये है कि ये कानून किसान के लिए गलत है। किसान के भविष्य को बड़े औद्योगिक घराने के हवाले करके सरकार पीछे हटना चाहती है, और सरकार ये दर्शा रही है कि केवल 2-3 प्रदेशों में ही खरीद होती है, और इन तीनों प्रदेशों के अलावा तो सरकार जो है, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आज के दिन जिन प्रदेशों में खरीद होती है सरकारी रेट पे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से हैं, आज इन किसानों की प्रति व्यक्ति आय बाकी देश से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता तो ये थी कि इस सिस्टम को आप पूरे देश के अंदर लेके जाओ। हाँ, इस सिस्टम में कुछ कमियां हैं, एमएसपी को और मजबूती से कैसे लागू किया जाए, बहस उस तरफ होनी चाहिए थी, और मंडी व्यवस्था के विस्तार की तरफ, पूरे देश की तरफ लेके जाना चाहिए था। आज बिहार के अंदर जो है धान 1100 पे अगर जाता है, 1000 पे जाता है, और वो हरियाणा में आके धान घोटाला हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में उसको ज़्यादा रेट पे, तो आपने वो धान घोटाला भी देखा, हरियाणा में आया था। तो प्रश्न तो ये था कि भाई बिहार के अंदर भी रेट कैसे मिले, वहाँ कैसे व्यवस्था बने, मगर हो गया उलट। तो इसलिए ये निरस्त करने वाला जहाँ प्रश्न है, स्पष्ट है, इस पर निरस्त किया जा सकता है, कोई भी कानून निरस्त किया जा सकता है, और संसद को वो अधिकार है। मैं इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, भाई ये सही बात है। पहली बात तो इस पूरी परिस्थिति के लिए केंद्र सरकार टोटली जिम्मेदार है, और हरियाणा सरकार भी, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई शुरू में जो किसान था वो शांतिप्रिय तरीके से रामलीला ग्राउंड में जाके अपना धरना देना चाहता था। ये वही रामलीला ग्राउंड है जहाँ बीजेपी ने पीछे रैली करी। रामलीला ग्राउंड किसी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, अभी तक तो किसी पार्टी का नाम हुआ नहीं है, और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए हमारे टाइम में। जो आपको जब यूपीए की सरकार थी,
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अन्ना हजारे मूवमेंट भी हुआ था, तो विरोध प्रदर्शन भी के लिए भी रामलीला ग्राउंड, चाहे वो आपको याद होगा, चाहे वो जेपी मूवमेंट में था, चाहे जो है अपना रामलीला ग्राउंड किसी का, वहाँ पे जाके देश की राजधानी के अंदर रामलीला ग्राउंड में या जंतर मंतर में जाके कोई अगर धरना देना चाहे तो उसका अधिकार है देश में। मगर हरियाणा सरकार जैसे पंजाब बॉर्डर से अंदर आया किसान, तो हरियाणा सरकार ने कहीं जो आज जो आक्रोश है लोगों में, किसानों में हरियाणा के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने कहीं सड़क पर गड्ढे खुदवा दिए, कहीं लाठीचार्ज करा दिया और कहीं अपना आंसू गैस छुड़वा दिए, कहीं वाटर कैनन छुड़वा दिए। उस टाइम आज जो है वो पंजाब से किसान शांति प्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से रामलीला ग्राउंड में जाना चाहता था, और उसके बाद बॉर्डर ही सील करा दिए। ये जो असुविधा हो रही है, सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार है, केंद्र सरकार। ना तो वहाँ पे चल रहा होता है, बहुत लंबा बड़े बड़े जो है किसान के सरकार के विरोध में समय समय पे बड़े लंबे आंदोलन चल रहे, रामलीला ग्राउंड और बाकी जगह लोग धरनों पे भी बैठे हैं। सर, एक तरफ जैसे हुड्डा सरकार थी और खेलों के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी गई थी, नौकरियां भी दी गई थी। अब 1800 कुछ लोग नौकरी से हटाए हैं खेल कोटा के, और ये तो इसी सरकार की भर्ती है। देखो, इससे पहले पीटीआई हटे टेक्निकल कारण बताकर, और ये टेक्निकल कारण बता के इसी सरकार में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, जो इतना इन्होंने सरकार में एक ही भर्ती हुई है, जो बड़ी बड़ी भर्ती, जिसका इन्होंने उस समय इतना बड़ा ढिंडोरा भी पीटा, जिन बाई इलेक्शन को देखते हुए उस टाइम भर्ती करी। नहीं तो पिछले 5 साल में 4 साल तक कोई भर्ती, उसमें से आपने देखा कितने तो पहले ही छोड़ गए। और अब जो उसके ये जो स्पोर्ट्स कोटे के जो लगाए थे, वो भी टेक्निकल की वजह से अब उनको हटाया जा रहा है। तो ये लगा कम रहे हैं, निकाल ज़्यादा रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 जो आया है, उसके पीछे पूर्णतः सरकार की नीति जिम्मेदार है। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पूरी जिम्मेदार है। बड़े दुर्भाग्य है, कोई ना तो निजी निवेश हुआ। आप, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप खरखौदा की आईएमटी में जाके देख सकते हैं, आप रोहतक की आईएमटी में जाके देख सकते हो, एक नई फैक्ट्री नहीं आई। आप जो है पूरे प्रदेश में कोई एक नई फैक्ट्री को निवेश हुआ नहीं तो 7 साल बहुत लंबा समय होता है। ना निजी सेक्टर में रोजगार मिला, सरकारी क्षेत्र के अंदर जितने लगाए हैं उससे ज़्यादा निकाल दिए। सर, पीटीआई वाले में आप उदाहरण देखो, लगभग 1918 थे, कितने थे? 1983 थे पीटीआई, लगभग 2000। जो पैटिशनर थे वो मात्र मेरे ख्याल 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब पैटिशनर थे, 30 के आसपास। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया सरकार को कि भाई आप अगर इनको एडजस्ट कर सकते हैं तो ये आप इनको कर दीजिए, मामला यहीं पे हो जाएगा। क्योंकि वो लोग थे जो टेक्निकल, किसी ने मेरिट चैलेंज ना मेरिट करी और ना ही मेरिट पे उस पर निरस्त हुआ। टेक्निकल की जो उसकी जो भर्ती की प्रक्रिया थी, उसकी वजह से वो जो है, तो सरकार ने उस समय निर्दयता दिखाते हुए कहा कि हम इनको एडजस्ट नहीं करेंगे, हमको इनको निकालना पसंद करेंगे। तो जो सरकार इस सोच के साथ चलती हो कि 2000 घरों का रोजगार हम उजाड़ देंगे, जिसको ये नहीं कि किसी की रोजी रोटी उजड़ती है तो उसके घर पे क्या बनता है, उसके परिवार पे क्या कितनी मुश्किलों के पहाड़ टूटते हैं। तो मैं समझता हूँ ये राजधर्म की दृष्टि से ये सरकार नहीं चली। और आज हरियाणा, ये जो सारा आपने जो निकालने की बात करी, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 जो पहुँचा है, 33% बेरोजगारी, और यानी कि हर तीसरा हरियाणवी बेरोजगार, और देश की औसत से 4 गुना ज़्यादा यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बेरोजगारी का क्या मतलब है हरियाणा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार जगत के हो, हरियाणा में तो रोजगार सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दिल्ली के 3 तरफ थे हम, और देश में सबसे ज़्यादा विकास दर था, 10 साल की सरकार हमारी भी रही, सबसे तेज़ विकास दर था हरियाणा में। सर, एक चर्चा सुनने में आ रही है भाई, जो खरखोदा से NH 334 भी निकल रहा है, ये सीएम ने इसे रोकने की मांग की थी, पर भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, पैसा रिफंड कर दो, जो हुड्डा सरकार में पैसा गया था उसको रिफंड करने की। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? है कि पहली मर्तबा एक ऐसा उदाहरण आया देश में, प्रदेश नहीं देश में, कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने एक चिट्ठी लिखी कि ये NH जो 334 भी है, इसको निरस्त किया जाए और पैसा रिफंड किया जाए। ये बड़ी भावना के साथ मैंने 2013 में इस नेशनल हाईवे को मंजूरी दिलाई थी, ताकि ये पूरा अपना इलाका नेशनल हाईवे पे आ सके। अभी पीछे जब गोपालपुर और थाना गांव के अंडरपास के लिए मैं नेशनल हाईवे गया, तो ये चिट्ठी सामने आई
जिसमें खट्टर साहब ने चिट्ठी लिखी जब इसकी टेंडरिंग प्रोसेस चली 2018 में, टेंडर होने के समय उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई इसको कैंसिल किया जाए, इस इलाके को ज़रूरत नहीं है। और उसका गडकरी जी ने जवाब दिया और उसको जो है उनकी चिट्ठी को उन्होंने अस्वीकार किया। मगर दुर्भाग्य ये है कि ये जो चिट्ठी लिखना ये मानसिकता दिखाता है हमारे मुख्यमंत्री जी की और इस सरकार की कि ये विकास जो विकास के खिलाफ है ये लोग, ये प्रदेश को आगे लेके जाने के बजाय पीछे लेके गए हैं। जो इस तरह की बात, इससे तो ये इसीलिए तो हम बीजेपी को कहते हैं बहुत झूठी पार्टी। ये बहुत झूठी पार्टी है और जेजेपी है जमा झूठी पार्टी, ये दोनों इनके मिल रहे हैं। तो आप ये क्या लेना देना है? आप जहाँ तक दिया थे, आप 370 की बात होगी, आपको याद होगा ऑन द रिकॉर्ड मैंने उसका स्वागत किया था, हुड्डा साहब ने उसका स्वागत किया 370 की जहाँ तक बात है। और जो है अपना इसमें कोई आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है बीजेपी। और दूसरी बात, कांग्रेसी कहना कि भी कांग्रेसी इसमें पार्टिसिपेट करे, जो आपने पंडित जी पहला सवाल पूछा, पहले इसको खालिस्तानी बताया, फिर इसको माओवादी बताया, अलगाववादी बताया, आतंकवादी बताया, अब कांग्रेसी बता रहे हैं। ये जो है क्या अकाली दल भी कांग्रेस में मर्ज होगी जिन्होंने समर्थन वापस लिया? क्या इनके जो पार्टनर हैं वो आरएलपी पार्टी राजस्थान की, वो भी कांग्रेस में मर्ज होगी जिन्होंने समर्थन वापस लिया? तो क्या ये जो हरियाणा के सारे जो जेजेपी के और निर्दलीय जो समर्थन वापस ले चुके हैं, तो क्या वो इनके पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे थे इनकी प्रदेश सरकार का? तो कहने का मतलब ये है कि ये आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात है। सच्चाई ये है, देश का किसान धीरे धीरे जागृत होता है, मगर जागृत हो चुका है। देश के किसान, देश का सारा किसान भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से जुड़ गया है। देश का किसान एक फरियाद लेके शांति प्रिय तरीके से, अनुशासन से देश की सरकार, अपनी सरकार के दरवाजे पे आया है और उसकी बात मानी जाए। सरकारों में जैसा आपको पता है कि 2010 में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि मेट्रो दिल्ली से बाहर आएगी। भारत सरकार ने फैसला किया दिल्ली के बाहर भी दिल्ली मेट्रो जा सकती है। 4 साल हमें मिले 2010 से 14 तक। हमने 4 शहरों को जो जितना नज़दीक था उस हिसाब से जुड़ने का काम किया। गुड़गांव पहले जुड़ा, फिर फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, फिर बहादुरगढ़। मगर जब सरकार बदली 2014 में, तो तब से खट्टर सरकार ने मेट्रो की फाइल को भी गायब कर दिया। विकास को रोकना आसान काम नहीं, मगर इन्होंने करके दिखा दिया। अब इन लगभग 7 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमने 4 साल में 4 शहरों को जोड़ा था, इन्होंने 7 साल में 7 शहर छोड़ो, कोई 7 इंच भी मेट्रो कहीं पे नहीं बढ़ी आगे। तो हमारे लिए प्रायोरिटी अब ये है कि मेट्रो जो है अपना, पहले तो ये जो अपनी बॉर्डर तक, कुंडली बॉर्डर से अपना, ताकि सोनीपत की कनेक्टिविटी बने, खरखौदा हमारे लिए प्रायोरिटी है। और जो है उधर से जो अपना बादली, झज्जर डिस्ट्रिक्ट को उधर से जो एम्स है बादली का, तो ये हमारे लिए मेट्रो की प्रायोरिटी है। और हम सरकार से मांग करते हैं इन अंडरपासेस के अलावा अपने हरियाणा के लिए मैंने 2 नेशनल हाईवेज़ की और डिमांड करी, जो नेशनल 4 लेन नेशनल हाईवेज़ की ज़रूरत है, जिसमें सारे गांव के बाईपास हों। एक है रोहतक, खरखौदा और चंडी बॉर्डर, और दूसरा जो रोहिणी तक, तो पूरा अपना कनेक्ट करे 4 लेन। और दूसरा महम, कलानौर, बेरी, झज्जर, बादली और बादली से नजफगढ़ 4 लेन। तो 2 नेशनल हाईवे, जिसमें रोहतक, खरखौदा और चंडी बॉर्डर, और एक ढासा बॉर्डर वाला जो मैंने बता दिया कि भाई महम से झज्जर होकर ढासा बॉर्डर। ये 2 नेशनल हाईवेज़, बाकी हमारे इलाके के अंदर लगभग जो है नेशनल हाईवेज़ जो जिन सड़कों पे आवश्यकता थी वो जो है हमारे समय मंजूर हो गए थे, और सभी लगभग काम क्या तो कंप्लीट हो गया या चल रहा है या उम्मीद है। ये 2 ऐसे हैं जो मंजूर नहीं अभी, जो जिनकी आवश्यकता है, तो इसकी मैंने डिमांड उठाई। खरखौदा क्षेत्र में मेट्रो को लेके भी आपकी तरफ से कोई मांग रखी जा रही है? और ये मेरी तरफ से आप ये लिख दो कि भाई ये आज ये मतलब 60 के लगभग 60 से ज़्यादा किसानों की अभी तक जान किसानों ने अपनी कुर्बान कर दी। तो ऐसे में तो इंसानियत के नाते कम से कम सरकार अपनी प्रजा पे रहम करे। इतना क्या घमंड है, इतना क्या अहंकार है? 60 लोग मर जाए, ये हिंदुस्तानी होगा? अब हमारे प्रजातंत्री होगी हमारे देश में? पहले कभी ऐसा हुआ है तो बताओ। 60 लोग कौन से आंदोलन में 60 लोगों की जाने गई हैं, आप बताओ। तो ये वही देश है, इसमें सरकार थोड़ा सा दरिया दिल दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, इंसानियत दिखाए।
खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।